हेलो बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षय अकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों, मैं यहाँ पर डिम्पल कटारिया आपको 10वीं कक्षा गणित विषय का कार्यपत्रक कराने जा रही हूँ। ठीक है बच्चों, और इस कार्यपत्रक में हम त्रिभुज को समझेंगे। त्रिभुज के अंदर हमारे पास सबसे पहले हम सर्वांग समता को समझेंगे। सर्वांग समता वो होती है बच्चों, 4 प्रकार से होती है। आप जानते हैं कि जो त्रिभुज है उसमें 2 भुजाएं होती हैं और एक कोण होता है। जो भुजा होती है हम उसको एस से प्रदर्शित करते हैं, जो कोण होता है उसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे सर्वांग सम कैसे होंगे। सर्वांग सम यानी कि सर्व अंग समान, यानी कि सारे के सारे अंग, जैसे चाहे भुजा हो चाहे कोण हो, वो सब कैसे होने चाहिए, समान ही होने चाहिए। तो बच्चों इसमें हमारे पास क्या होता है, सबसे पहला होता है SAS। SAS का मतलब हो जाता है 2 भुजा 1 कोण। अगर हमारे पास 2 त्रिभुज है और उनकी हमारे पास 2 भुजा और 1 कोण आपस में बराबर है बच्चों, तो वो हमारे कैसे होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। इसी प्रकार से SSS का मतलब हो जाता है कि दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं जो होती है वो कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है, समान होगी तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सर्वांग सम होंगे। तीसरा हो जाएगा ASA। ASA का मतलब हो जाएगा यानी कि 2 कोण 1 भुजा, तो 2 कोण बराबर होने चाहिए और 1 भुजा बराबर होनी चाहिए। ठीक है, और चौथे में आपके पास होगा RHS। RHS का मतलब हो जाता है बच्चों कि एक तो आपके पास कर्ण समान होना चाहिए और इसके संगत एक अन्य भुजा समान होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय जो होती है बच्चों, उसमें क्या होता है, एक त्रिभुज होता है जैसे कि ये वाला, इसमें आपके पास AB भुजा, इसका मध्य बिंदु होता है E और AC का मध्य बिंदु होता है F। ठीक है, तो जब ये दोनों मध्य बिंदु होते हैं तो यहाँ पे हम बच्चों बताते हैं कि ये जो इन मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है EF, ये इस BC के क्या होती है, समांतर होती है। और समांतर जब होती है उसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट है कि कोई भी जो कर्ण त्रिभुज होता है उसकी जो सबसे लंबी भुजा होती है वो कौन सी होती है बच्चों। सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है, ये वाली भुजा होती है जो तिरछी वाली भुजा होती है। ठीक है, जो एक तरीके से सीढ़ी की तरह आपको दिखती है वो कर्ण होती है और सबसे लंबी भुजा होती है। इसके बाद त्रिभुज PQR है जिसमें PT माध्यिका है, ये आपकी माध्यिका है, आप देख पा रहे हैं। और ये माध्यिका आपकी QR भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी कि QT और RT में। ठीक है, तो इसका मतलब T इस भुजा का क्या कहलाएगा, मध्य बिंदु कहलाएगा। अब बच्चों जब ये केवल इस QR को ही 2 बराबर भागों में नहीं बांटती, ये इस पूरे त्रिभुज PQR को भी 2 बराबर क्षेत्रफल में बांटती है, यानी कि त्रिभुज PQT, इस वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कि यदि 2 आकृतियां सर्वांग सम होती है तो उसका मतलब क्या होता है। जैसे अभी भी मैंने बताया था, सर्व अंग समान, यानी कि सब कुछ समान होता है। तो बच्चों उसका आकार भी और उसकी माप दोनों ही कैसी होंगी, समान होंगी। ठीक है, और इसके बाद अगर कोई त्रिभुज हमारे पास है उसमें समान कोण है, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारे पास एक त्रिभुज है, ये A त्रिभुज है, यहाँ पे सॉरी A शीर्ष, ये B और ये C। अगर ये जो AC भुजा है यहाँ पे, अगर इस AB भुजा के क्या है, समान है, ये दोनों भुजाएं समान हैं, तो इनके सामने जो कोण होगा, जैसे इसके सामने होगा ये C और AC के सामने होगा B, तो ये भी आपस में कैसे होंगे, समान होंगे। ठीक है, चाहे कोणों के सामने भुजा हो तो भुजा समान होंगी, और अगर भुजा के समान अगर कोण हुए तो कोण भी कैसे समान होंगे, बराबर ही होंगे। इसके बाद बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि कोण और भुजा दोनों हमें आमने सामने देखने हैं। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बच्चों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 गुना आधार गुना लंब होता है, जिसमें आधार आपकी ये वाली भुजा होती है और लंब आपकी ये वाली भुजा होती है। ठीक है बेटा, लंब यानी कि ऊंचाई और आधार यानी कि जिसके ऊपर आपका त्रिभुज बना हुआ है। इसके बाद यहाँ पे कुछ प्रयास करने लायक प्रश्न है जिनमें हम इनको देख लेते हैं। पहला प्रश्न, सर्वांग सम आकृतियाँ कैसी होती हैं बच्चों। सर्वांग सम आकृतियाँ अभी अभी हमने पढ़ा था, उनके आकार और उनकी माप दोनों ही कैसी होती है, समान होती है। ठीक है, अगला प्रश्न दूसरा, एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है त्रिभुज PQR। ठीक है, और ये जो PQR त्रिभुज है हमारे पास यहाँ पर कैसा है, समकोण त्रिभुज है, ये इस प्रकार से है। ठीक है, अब इस त्रिभुज PQR में ये P बिंदु ले लिया, ये Q बिंदु ले लिया, ये 3 सेंटीमीटर का है और उसके बाद ये R। ठीक है बच्चों, QR हमारे पास 4 है और PR है 5। हमें इन्होंने कहा है आपको ये दर्शाना है कि PQ स्क्वायर जो है प्लस QR स्क्वायर बराबर है हमारा PR स्क्वायर के। तो हम ना यहाँ पे पहले LHS को हल करते हैं। PQ का मतलब ये वाली भुजा जो कि 3 है, तो 3 का वर्ग प्लस
क्यू यानी कि क्यू आर यानी कि 4, तो 4 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 और 9 हमारे पास 25 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही पी आर हमारे पास 5 है, तो 5 का वर्ग कितना होगा, 25 हो जाता है। तो बच्चों ये दोनों आपस में कैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, यानी कि LHS जो है वो हमारे पास RHS के बराबर है। तो अगला प्रश्न देख लीजिए कि दी गई आकृति में E जो है वो XY का मध्य बिंदु है। ठीक है, E XY का मध्य बिंदु है, तो E बिंदु ये है और ये इस वाली भुजा XY का मध्य बिंदु है। ठीक है, और EF जो है समांतर है किसके, YZ के। तो बच्चों जब इस तरह की कंडीशन होती है तो ये तो हमारे मध्य बिंदु प्रमेय की कंडीशन होती है। ये देखिए जैसे कि यहाँ पे अभी अभी हमने बताया था कि इसमें हमारे पास E और F जो है दो यहाँ पे मध्य बिंदु होते हैं और इनको मिलाने वाली भुजा जो है वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो बच्चों इसी प्रकार से यहाँ पर ये वाला F बिंदु भी क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु होगा तो इसका मतलब XF का जो मान है वो आपके XZ के मान का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी कि 7/2 यानी कि 3.5 हो जाएगा। तो ये सेंटीमीटर आपका उत्तर होगा। तो इसके बाद हम बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो बच्चों इसके बाद अब हम अगला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। अगले प्रश्न में हमारे पास है माध्यिका को परिभाषित कीजिए। तो बच्चों माध्यिका को कैसे परिभाषित करेंगे, ये देखिए ये इसकी परिभाषा है कि त्रिभुज जो है हमारे पास, कोई भी हमारे पास एक त्रिभुज अगर हो, तो बच्चों जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बना के दिखा देती हूँ। ये मेरे पास एक त्रिभुज है। ठीक है, इस त्रिभुज के अंदर किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को उसके सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाली रेखा को मध्य बिंदु, अब जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाली भुजा हम ले लेते हैं BC भुजा, इसका मध्य बिंदु हो गया ये वाला पॉइंट। ठीक है, इसको P पॉइंट मान लेते हैं। इसको सामने वाला जो शीर्ष बिंदु है वो A बिंदु है और इससे मिलाने वाली जो रेखा है, ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर इस बिंदु को A बिंदु से मिला देते हैं। इस प्रकार से मिला पाएंगे। तो जब हम इस प्रकार से मिलाते हैं तो ये जो रेखा होती है हमारे पास इस त्रिभुज की क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। किसी भी त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं। ठीक है, 3 कैसे होंगी, जैसे A से हमने यहाँ पे भुजा खींची है, ऐसे हम C से भी खींच सकते हैं और ऐसे ही हम B से भी खींच सकते हैं। ठीक है, ये 3 माध्यिका होती है हमारे पास और ये जो तीनों माध्यिकाएं होती हैं बच्चों, ये क्या करती हैं, एक ही बिंदु पर एक दूसरे को काटती है और ये वाला वो उभयनिष्ठ बिंदु है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमारी वर्कशीट जो है वो कंप्लीट होती है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।